देखो ऋग वैदिक काल, ठीक है। आज हम इतिहास का ऋग वैदिक काल का भी पढ़ाएंगे। उससे पहले हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, या विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी उनके बारे में बताया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। अब हम पूरे भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड का इतिहास जो है वो मतलब बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम इंडिया का जितना भी इतिहास है, भारत का जितना भी इतिहास है, उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। अब देखो वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, जैसे कि अब वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के जो मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ, सबके अलग अलग मत हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ ने कहा कि वहाँ महामारी आ गई, ठीक है। कुछ ने कहा कि जो सिंधु नदी थी उसी में बाढ़ आने की वजह से वहाँ का जितना भी एरिया था, जो सिंधु नदी के किनारे जो मतलब गांव या शहर बसे हुए थे, वो नष्ट हो गए, उनका विनाश हो गया। और उसके बाद में जो कुछ लोग बचे हुए जो आए, वो कहाँ चले आए? गंगा नदी के तट पर रहने लगे, ठीक है। अब वही क्या हो गई? वैदिक सभ्यता हो गई। समझ में आ गया? ये किसकी है? ये बिल्कुल भारत की सभ्यता के बारे में है, ठीक है। जो वैदिक कालीन जो सभ्यता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट में, 2 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से? अब आपको पहले ऋग वैदिक काल समझ में आ गया, वो सॉरी वैदिक काल समझ में आ गया। वैदिक काल यानी कि जिसमें वेदों की रचना हुई, उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल को किसमें? 2 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? ऋग वैदिक काल। कौन सा? ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसे हम वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। जो वैदिक काल का पूरा समय है, दोनों को मिलाकर के जो समय है इसका, वो 1500 से 600 बीसी है। कितना है? 600 बीसी, ठीक है। ये बीसी तो हमने आपको पहले से, बीसी और एडी क्या होता है ये हमने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि बीसी और एडी क्या होता है, यानी कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होती है, पहले समझा दिया था। जो वैदिक काल है इसका पूरा समय कितना है? 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका समय काल कितना है? मतलब सबका अलग अलग मत है। कोई कहता है कि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, इसका 3500 से या 3000 से या 2500 से 1750 मानते हैं। तो जो मान लो यहाँ पे 2500 से या 2300 से 1750, ये जो समय काल है, इसके बाद में जो समय आया है वो उसे हम कहते हैं वैदिक काल। ये कौन सा है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये समय है। यहाँ पर कौन से जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। इस समय में कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के थे। और जब यहाँ पे 1500 से मतलब 1500 के बाद में तो जो समय आया है उसमें सिर्फ वैदिक काल, ठीक है। अब वैदिक काल के बाद में मतलब कि इसमें जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, इनका मतलब इनकी शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगे? महाराजा महाजनपद होने लगे। उनके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी वैदिक काल समझ में आ गया। वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने हैं? 4 वेद हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? 4 वेद है। अब इसे जो ऋग्वेद है, इसका समय काल कितना है? इसका है 1500 से 1000 बीसी। क्या है? 1000 बीसी। समझ में आ गया? और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 से 600 बीसी। समझ में आ गया? टोटल कितना है? 1500 से 600। अब जो ऋग वैदिक काल है उसको हमने बांट दिया 1500 से 1000, ठीक है, 1000 बीसी। और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल को कितने में बांटा गया? 1000 से 600 बीसी तक ये समय काल इसका रहा है, ठीक है। अब जो ऋग वैदिक काल थे, इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई। किसकी? ऋग्वेद की, ठीक है। ऋग्वेद की क्या हुई? ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल, सॉरी, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें क्या हुआ? इसमें जो अलग 3 है, कौन कौन से है? सामवेद है, सामवेद, यजुर्वेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों की जो रचना, यानी कि रचना नहीं हुई, सॉरी, संकलन हुआ है इनका, ठीक है। ये रचना शब्द निकल जाए तो मतलब माफी उसके लिए। जो वेद है इनका क्या हुआ, संकलन हुआ है, यानी कि इनको भगवान की जो बातें हैं, यानी कि ईश्वर की जो बातें हैं, उनको एक पुस्तक में संग्रहित कर लिया गया, इसी को हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। तो वेदों की क्या हुई, रचना नहीं हुई, इनका संकलन हुआ है। समझ में आ गया। तो जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का संकलन हुआ, और जो उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का इनका संकलन हुआ, ठीक है। अब इन तीनों को, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको आरण्यक कहते हैं, ठीक है। आरण्यक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो संकलन हुआ है वो जंगलों में हुआ है। एकमात्र ऐसा मतलब कि वेद है जिनका जो संकलन हुआ है वो सभाओं में बैठकर या राजा महाराजाओं के दरबार में हुआ है। समझ में आ गया। बाकी इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे। देखो, जो समझो एक बात को, जो वेद है, ठीक है, उनका संकलन किसने किया है, तो वो आर्य थे, यानी कि आर्य ने क्या किया, वेदों का संकलन किया। अब ये आर्य कौन थे और ये कहाँ से आए थे, ठीक है। अब इनके बारे में हम सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, आर्यों के बारे में समझेंगे। इतना ये समझते हैं हम। अब हम किसके बारे में, आर्यों के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखो, भारत में आर्यों का आगमन, ठीक है, यानी कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए भारत में सर्वप्रथम, ठीक है। अब जो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो ज्यादा मतलब कि ज्ञानी नहीं थे, लेकिन कौन ज्ञानी थे, यानी कि आर्य जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, महापुरुष थे। तो जब वो भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, भारत का एकीकरण किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या, जो जितने भी वेद वेदांग थे उनकी रचना की, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आर्य कौन थे, इनका हमें पता कैसे चला और ये कहाँ से आए, ठीक। सबसे पहले देखो, भारत जो मूल निवास आर्यों का था, ठीक, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, आखिर ये कहाँ पहले रहते थे, ये थे देखो, इसमें भी अलग अलग जो मतलब कि इतिहासकार है उनका अलग अलग मत है कि कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए, कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप से आए, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि रूस की तरफ से आए, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि मध्य एशिया से। अब इनका अलग अलग मत है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्स मुलर जो थे एक वैज्ञानिक, उनका भी हम समझाएंगे। देखो, जो मूल निवास इनका कहाँ था, दो जो मत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बताएंगे, बाकी सबके बारे में नहीं। पहला मत क्या है कि ये आल्पस पर्वत के क्षेत्र में रहते थे, यानी कि आल्पस पर्वत कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है, यानी कि यूरोप और एशिया के मध्य में है, तो वो यूरेशिया आता है। अब समझो ये क्या है, ये पृथ्वी समझ लो, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये एशिया है, ठीक है, ये क्या है, एशिया है। ये इधर क्या है, यूरोप है, ठीक है। ये क्या है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, इसी में आता है। ये क्या है, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। समझने के लिए खाली बस बना रहे हैं। अब देखो, जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, ये यूरोप और एशिया का जो एशिया के जो बीच में जो पड़ता है जगह, उसे यहाँ पे यूराल पर्वत है, ठीक है। तो यूराल पर्वत के मध्य में, यानी कि कहाँ, पूर्वी क्षेत्र में रहते थे कौन, आर्य, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये वहीं से आए हैं। तो ये वाला क्षेत्र था, ये कौन सा, देखो दोनों महाद्वीपों के मध्य वाला है, तो इसे यूरेशिया बोलेंगे, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच का है तो यूरेशिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये यूरेशिया से आया, ठीक है। अब एक मत तो ये हो गया, लेकिन इसको खास प्राथमिकता नहीं दी गई। सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दी गई, मैक्स मुलर एक वैज्ञानिक थे, मतलब कि वैज्ञानिक नहीं, इतिहासकार थे। उन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो आए हैं मध्य एशिया से। मध्य एशिया यानी कि ये वाला क्षेत्र है भारत के ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या है, मध्य एशिया है। मध्य एशिया यहाँ से सीधे वो यहाँ पे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब पड़ते हैं। तो ये आर्य जो थे वो वहीं से आए हैं, कहाँ, भारत में इन्होंने एंट्री कर ली, ठीक है। ये यहाँ से आए और यहाँ पे भारत में आकर के इन्होंने एंट्री कर ली, यानी कि बस गए आगे। अब ये जब यहाँ के मूल निवासियों को इन्होंने देखा तो बहुत ही अजीब मतलब नजरों से देखते थे, हीन भावना से देखते थे, ठीक है। अब जो आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, समझो, पहले समझो कि आर्यों का हमें पता कैसे चला। जो ऋग्वेद है, ठीक है, कौन सा है,
ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें पता, जब ऋग्वेद पढ़ा तो उसमें 36 बार आर्य शब्द मिला है। कितनी बार? 36 बार आर्य शब्द मिला, आर्य शब्द, ठीक है, आर्य शब्द मिला। इससे पता चला कि हाँ, भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे, जो यहाँ आकर मूल निवासियों के साथ में रहने लगे थे, ठीक है। कौन आए थे? आर्य। अब जो आर्य आए वो अपने आप को उच्च श्रेणी के मानने लगे, जो यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें वो निम्न कोटि के मानने लगे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे ही मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे, अभी नहीं होंगे। अभी क्या होगा इसमें कि मतलब अलग अलग वर्ण व्यवस्था शुरू होगी, वर्ण व्यवस्था से धीरे धीरे जाति व्यवस्था शुरू होने लगेगी। इसमें अभी जो आर्य थे, ठीक है, ये जो वैदिक काल था इसमें कोई ज्यादा मतभेद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे यहीं से मतभेद होना स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या हुआ कि मतलब कि जो जैसे कि पहले वर्ण थे, ठीक है, वर्णों के बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे जाति में कन्वर्ट होने लगे। अभी हम पढ़ाएंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। अभी पहले इतना समझो, जो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। यही मत सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि साफ सा यही है कि ज्यादातर लोगों ने इन्हीं को प्राथमिकता दी है, ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और पता कैसे चला? जब हमने ऋग्वेद पढ़ा हम लोगों ने, तब उसमें पता चला कि हाँ, ऋग्वेद में कितनी बार? 36 बार लगभग में, ठीक है, लगभग में 36 बार आर्य शब्द आया है। समझ में आ गया? जो इनका पशु मतलब कि मेन व्यवसाय क्या था, ठीक है, क्या व्यवसाय? व्यवसाय इनका था पशुपालन, ठीक है, क्या? पशुपालन। अब यहाँ लिखने में कोई मतलब मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि समझाने टाइम दिमाग डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ। देखो, पशुपालन था, ठीक है, पहला पशुपालन, और दूसरा यानी कि गौण व्यवसाय। गौण मतलब सेकंड, पहला किसको प्राथमिकता दी इन्होंने? पशुपालन को, दूसरी ये खेती करते थे यानी कि कृषि, ठीक है। इनके दो मुख्य व्यवसाय थे, पहला कौन सा? पशुपालन, और दूसरा कृषि। अब यहाँ की जो मतलब कि वो जो समाज था वो किस प्रकार का था? अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो यहाँ का समाज था, ठीक है, समाज था वो पितृसत्तात्मक था। क्या? पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक क्या? आज का जो हमारा समाज है वो भी कैसा है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां का जो मतलब कि समाज है, वहां पर किसको प्राथमिकता दी जाती थी? यानी कि घर में दो ही लोग होते हैं, दंपत्ति, एक तो माता या पिता। तो वहां जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर जो मतलब समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक था, यानी कि वहां पर जो घर का मुखिया मतलब व्यक्ति होता था वो कौन? माता होती थी। लेकिन जब हम मतलब वैदिक काल में आ जाते हैं धीरे धीरे, तो वहां का जो घर का मुखिया कौन होता है? पुरुष हो जाता था। कौन? पुरुष, ठीक है। यानी कि जो वहां का समाज हो जाता था वो पितृसत्तात्मक हो जाता था। आज भी हमारा समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, ठीक है। अभी इतने बार इनका समझ गए, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, और दूसरा गौण व्यवसाय कौन सा था? कृषि, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इनका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। अब हम जो मतलब सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? अब आर्यों के बारे में हमने समझ लिया। अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में आज समझ लेंगे। ऋग्वैदिक में ऋग्वेद की रचना कैसे हुई, ठीक है, इसमें कितने मंडल है, कितने सूक्त है, इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे, पहले हमें इतना समझाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में आज समझ लो, आगे का कल समझाएंगे, ठीक है। देखो, साहित्यिक साक्ष्य यानी कि ऋग्वैदिक काल है, उसमें जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं वो कौन से हैं? सबसे मेन तो वही है कि ऋग्वेद, ठीक है। अब समझो कि वेद जो थे, वेदों का संकलन किसने किया? ये तो किसकी? ईश्वर की वाणी थी, ठीक है, यानी कि भगवान द्वारा मतलब बोले हुए शब्द, इसको एक जगह संकलन किसने किया? इनका वेद व्यास, सॉरी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास वो अलग थे, इनका नाम क्या है पूरा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भगवान की बोली का यानी कि भगवान के जो बोले हुए शब्द हैं उनको क्या किया? एक जगह इकट्ठा किया या संकलन किया, उन्हीं को हमने क्या बोल दिया? वेद बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद। हम इसके बारे में समझेंगे। ये सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, ठीक।
अब जो ऋग्वेद है वो क्या है, एक ऋग्वेद क्या है, एक संहिता है। संहिता यानी कि उस समय के जो भी कानून थे, ठीक है, तो वो किसमें थे, उस पुस्तक में थे, उसे क्या बोल दिया गया, ऋग्वेद बोल दिया। जैसे कि आज की पुस्तक क्या है जो हम सब लोग उसके आधार पर चलते हैं, संविधान है, ठीक है। हर देश का संविधान अलग अलग है, मतलब बनाया गया उसके कानून के अनुसार बनाया गया। तो हम अपने कानून के यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले के जो व्यक्ति थे वो किसके अकॉर्डिंग चलते थे, ऋग्वेद के, यानी कि उसमें जो नियम कानून थे वो उन्हीं के अनुसार कार्य करते थे। अपनी जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक जीवन है, वो ऋग्वेद के अनुसार ही व्यतीत करते थे, ठीक है। यानी कि उसमें जो लिखा है उसी को मानते थे, उन्हीं देवताओं की पूजा करते थे। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है, एक संहिता है, ठीक है, कानूनों का एक संग्रह है। ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। अब 10 मंडल के बारे में हम आगे समझाएंगे कि किस मंडल में कौन से देवता है, ठीक है, किस मंडल में किसकी पूजा होती है, गायत्री मंत्र किसमें है। तो ये सब कहाँ से आए हैं, ऋग्वेद से आए हैं, ठीक है। अब उसी में हम समझेंगे, आगे हम बताएंगे, ठीक है। देखो इसमें कितने सूक्त कितने हैं, 1028 कितने सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। जो ऋग्वेद है उसके तीन भाग है, यानी कि 3 पार्ट, ठीक है। पार्ट जैसे कि हम चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, लेसन, तो उसमें कितने हैं, ऋग्वेद में 3 लेसन है, ठीक है। पहला कौन सा है, साकल। साकल में कितने हैं, टोटल 1017 मंत्र हैं, ठीक है। कितने हैं, 1017 मंत्र हैं। और इसमें बाल खिल्ले, ठीक है, दूसरा, ये पहला है साकल, दूसरा क्या है, बाल खिल्ले। बाल खिल्ले में कितने हैं, 11 मंत्र हैं। इसमें सिर्फ 11 मंत्र हैं। साकल में 1017 मंत्र है, बाल खिल्ले में 11 मंत्र है। और जो तीसरा है वो कौन सा है, बास्कल। जो बास्कल है उसमें 56 मंत्र है। इतना समझ में आ गया। ये ऋग्वैदिक काल में एक नॉर्मल सी मतलब की नॉलेज है, बस ज्यादा कुछ नहीं। आगे हम ऋग्वैदिक काल में बताएंगे कि उसमें कौन कौन मुख्य देवता थे, ठीक है। और जो सबसे पहले तो 10 मंडलों के बारे में हम बताएंगे। और जो ऋग्वैदिक काल में है उसके उनमें जो नदियां थी उनको किस किस नामों से जाना जाता था, उनके बारे में बताएंगे, ठीक। अब क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज्यादा आपसे समझ में भी नहीं आएगा, ठीक। आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। जय हिंद, जय भारत।